सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम उस बड़ी खबर से, क्योंकि हम आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं जो अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुई है, और इसीलिए मैं उनकी जो ये रिपोर्ट है वो अपने हाथ में लेकर आई हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, और देखिए इस रिपोर्ट में क्या करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश है उस घटना पर लिखी गई पूरी जानकारी को एक अलग नॉर्मल रंग देने का, जिसमें एक हिंदू व्यक्ति को धर्म के आधार पर गलत आरोपों में मार दिया जाता है, पीट पीट कर भीड़ मारती है। कट्टरपंथी जिहादियों की भीड़ ने बांग्लादेश में 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। यह घटना इतनी नृशंस और क्रूर थी कि इसमें वैचारिक मिलावट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा ही किया। इस रिपोर्ट में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग को प्रत्यक्ष रूप से पेश ना करके उसे दक्षिण एशिया में बढ़ती धार्मिक असहनशीलता के बड़े मुद्दे से जोड़ा गया। आप समझ गए? इसके पीछे एक मंशा यह बताने की भी थी कि जो बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ हुआ है वो दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में लगातार हो रहा है, सामान्य बात है। अंग्रेजी में इसके लिए नॉर्मलाइज शब्द का इस्तेमाल होता है, किसी चीज को नॉर्मलाइज कर देना, जिसमें किसी घटना की गंभीरता को कम दिखाने के लिए उसे सामान्य रूप से पेश किया जाता है। और इस घटना में भी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यही किया है। उसने दीप चंद्र दास की मॉब लिंचिंग में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के उदाहरणों का जिक्र किया, यानी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश को एक स्तर पर लाकर खड़ा कर यह लिखा कि पाकिस्तान में भी धर्म से जुड़े कई मामलों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। अफगानिस्तान में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिख समुदाय के लोगों ने सुरक्षा कारणों से पलायन किया है, यह भी इसमें जोड़ दिया। और देखिए एक लंबा चौड़ा आर्टिकल है जिसमें कई रंग डालने की कोशिश की गई है, और इसी में भारत को लेकर भी यह लिखा है कि भारत में हिंदू गौरक्षकों और स्वयंभू पहरेदारों ने मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। यानी बांग्लादेश में जो हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन यहां हर जगह हो रहा है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। और यहीं पे इसके अलावा इसमें केरल की उस घटना का भी जिक्र है जिसमें पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने एक प्रवासी मजदूर को बांग्लादेशी समझकर उसकी हत्या कर दी थी। हालांकि इसमें यह कहीं नहीं बताया गया है कि यह घटना चोरी के शक में हुई थी और इस घटना का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इसे ही वैचारिक मिलावट कहते हैं। इस वैचारिक मिलावट के सहारे न्यूयॉर्क टाइम्स ने दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग को ऐसे रिपोर्ट किया जिससे लोगों को इस घटना पर ज्यादा हैरानी ना हो। सहयोग की बात यह है कि इस लेख को सैफ हसनत और मुजीब मशाल ने लिखा है। इनके नाम पर ऐसे कई लेख इंटरनेट पर मौजूद हैं जो भारत विरोधी प्रचार से भरे पड़े हैं, और मैं इन सब की भी एक लिस्ट लेकर आई। ये कॉपी और इसकी हेडलाइंस आपको बताएंगी। अंदर हर आर्टिकल में किसी ना किसी तरीके से हम देखिए, हम किसी भी, हमारा मकसद किसी भी मीडिया संस्थान को नीचा दिखाने का नहीं है। हम कह रहे हैं कि आपने फैक्ट्स क्यों नहीं रिपोर्ट की। अगर एक मजदूर को बांग्लादेशी समझकर मारा गया तो दरअसल यह मामला चोरी का था, लेकिन यहां पर तो ईश निंदा के लिए बांग्लादेश में यह मार मार कर हत्या की गई है। वही ईश निंदा जिसका कोई सबूत मिला ही नहीं वहां की पुलिस और सेना को। फैक्ट्स क्यों नहीं रिपोर्ट किया, हम ये पूछ रहे हैं। हमारा मकसद आपको यह बताना है कि दुनिया को किस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ाया जाता है। आज अगर ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद की निंदा कर रही है, और इसी दौरान पहलगांव के आतंकी हमले को चरमपंथियों का हमला माना जा रहा है। ये देखिए, लिंचिंग ऑफ अ हिंदू इन बांग्लादेश, ये वाला हिस्सा है, और वहीं पर जब आप बॉन्डी बीच वाली पूरी घटना देखेंगे, इन्हीं के तमाम आर्टिकल्स में इसीलिए लेकर आई हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या मामला है। अगर पहलगांव के हमला को चरमपंथियों का हमला माना जा रहा है, उसे टेररिस्ट अटैक कहने में गला सूख रहा है, तो इसका कारण यही है कि इन घटनाओं को रिपोर्ट करने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने निष्पक्ष होकर अपना काम नहीं किया है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह तो पता होगा कि दीपू चंद्र दास को कट्टरपंथी जिहादियों की भीड़ ने कैसे पेड़ पर लटकाकर ऐसे जलाया था, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि उस दिन दीपू चंद्र दास इस भीड़ के हत्थे कैसे चढ़े थे। आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दीपू चंद्र दास के साथ काम करने वाले एक कर्मचारी सलीम मियां का कहना है कि 19 दिसंबर को हमने एआई के जरिए ये वीडियो जनरेट किया है।
19 दिसंबर को फैक्ट्री में कुछ लोगों के बीच जुमे की नमाज को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी चर्चा के दौरान कुछ मुस्लिम सहकर्मियों ने यह कहा था कि जुमे की नमाज पूरे हफ्ते की गई गलतियों के लिए पश्चाताप करने का सबसे अच्छा मौका होती है। इस पर दीपू चंद्र दास ने यह कहा था कि किसी एक दिन पर इतना ज्यादा जोर देना अंधविश्वास जैसा लगता है, जबकि मुस्लिम सहकर्मियों को दीपू चंद्र दास के इस बयान से बहुत आपत्ति थी। वो ये कह रहे थे कि अगर जुमे की नमाज से जुड़ी बातें दीपू चंद्र दास को अंधविश्वास लगती हैं तो इस हिसाब से हिंदू धर्म में भी कई अंधविश्वास है। इन्हीं बातों को लेकर दीपू चंद्र दास की अपने मुस्लिम सहकर्मियों से कहासुनी हो गई, बहस हो गई और आरोप है कि इसी दौरान एक मुस्लिम कर्मचारी ने उन पर पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान करने का आरोप लगा दिया और इसके बाद भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। बीते दिन हमने आपको वीडियो दिखाया था ना, कैसे वहां धीरे धीरे हजारों की भीड़ जुटती चली गई और वो उनको लेकर वहां से आगे गए और उसके बाद निशंस मतलब जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है, ये देखिए वीडियो। कैसे एक छोटी सी कहासुनी की बात बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई, भीड़ देखिए उनको मारते पीटते हुए घसीटते हुए फैक्ट्री से बाहर ले जा रही है, जहां लगता है खून के प्यासे ये लोग मन बना चुके थे कि आज जान लेनी है। इसी बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं ना, जिस घटना के बाद दीपू चंद्र दास को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट हो सकते थे। लेकिन दुख की बात पता है क्या है? दुख की बात यह है कि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर दीपू चंद्र दास का पूरा परिवार आज अकेला रहा, लाचार रहा। बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास के परिवार ने इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विरोध प्रदर्शन में मुश्किल से कुछ 100 लोग आए और उतनी भी भीड़ इस परिवार हिंदू परिवार का समर्थन करने नहीं आई जितनी भीड़ ने दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की थी। इसकी कई वजह हो सकते हैं। अगर हिंदू वहां पर आते समर्थन करने के लिए तो उनको डर होता अपनी जिंदगी खोने का। अगर आप इन तस्वीरों को साथ देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की क्या स्थिति है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारने के लिए हजारों लोगों की भीड़, लेकिन इन्हीं अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए चंद लोग भी इकट्ठा नहीं होते। देखिए ये तस्वीरें आपने, बांग्लादेश में हिंदू लाइव्स मैटर, वही हैशटैग जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हैशटैग हिंदू लाइव्स मैटर का वजूद इन तस्वीरों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर बांग्लादेश की जगह कोई और देश होता तो वहां ऐसी घटना पर ज्यादातर लोग और नेता अफसोस जताते, इसकी निंदा तो करते, दीपू चंद्र दास के लिए इंसाफ मांगते। लेकिन बांग्लादेश में उल्टा हो रहा है। बांग्लादेश में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इसका जश्न मना रहे हैं और इनमें बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु और नेता शामिल हैं। ऐसे ही एक नेता का नाम है जुबैर अहमद तशरीफ और ये जुबैर अहमद तशरीफ जो फरवरी में होने वाले संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने वाला है। लेकिन दीपू चंद्र दास की हत्या पर यह व्यक्ति कहता है कि मॉब लिंचिंग करने वालों ने बांग्लादेश के लोगों को खुशियों से भर दिया है। देखिए, सोचिए जिस देश के लोग खुल्लम खुल्ला दीपू चंद्र दास की हत्या की खुशियां मना रहे हैं, वो देश आखिर उन्हें इंसाफ कैसे दिलाएगा? दुनिया के ज्यादातर देशों में अल्पसंख्यक वर्ग विशेष रूप से एकजुट रहता है। ऐसी घटनाओं पर वहां लाखों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। बांग्लादेश में कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं, लेकिन बांग्लादेश के 99% अल्पसंख्यक हिंदू अब भी दीपू चंद्र दास के लिए सड़कों पर नहीं उतरे हैं। इसका कारण एक ये भी है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी जान का खतरा है। उन्हें लगता है कि अगर अगला निशाना वो हुए तो उन्हें भी कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन यहां हमारा सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू खुद एकजुट नहीं होंगे तो ये घटनाएं वहां कभी नहीं रुकेंगी। आज जिस तरह बांग्लादेश में 23% हिंदू घटकर 8% रह गए हैं, ठीक उसी तरह भविष्य में यही हिंदू धीरे धीरे खत्म ना हो जाए। इस स्थिति पर हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान याद आ रहा है जो उन्होंने पिछले साल 26 अगस्त को दिया था। उस वक्त भी तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं को बटेंगे तो कटेंगे के नारे से जोड़ा था और ये कहा था कि अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो उन्हें इसी तरह से निशाना बनाया जाएगा। आज भी यही हो रहा है। आज जब भारत के अलग अलग शहरों में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तब हम आपको एक ऐसे सच से भी रूबरू कराना चाहते हैं जो काफी घिनौना है, कड़वा है। क्या आप कल्पना करेंगे कि आज दीपू चंद्र दास की हत्या पर जो लोग सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोगों का अकाउंट्स भारत में है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं। हालांकि ये राइडर बताते हुए
कि इससे पहले एक्स पर कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों के लोकेशन अलग आए हैं, लेकिन जो भी हो, ये जो भी लोग हो जो सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर खुशी मना रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मुखीत नाम के यूजर ने लिखा, गुड जॉब बांग्लादेशी, दीपू दास की हत्या पर नफरती कमेंट। एक तरफ लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी और दूसरी तरफ ये तमाम कमेंट्स आ रहे थे। ये वीडियो हमारे देश के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बनाया था, जिसमें दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग को भयानक बताया गया था। लेकिन जब हमने इसके कमेंट बॉक्स को चेक किया तो इसमें मुकीत नाम के एक यूजर ने लिखा, गुड जॉब बांग्लादेशी। जब हमने इस यूजर की लोकेशन को चेक किया तो पता चला कि अकाउंट भारत का ही दिखा रहा है। यहां पे देखिए जूम इन करके, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया। हालांकि एक बार फिर आपको ये राइडर दे दे कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों के अलग अलग जगहों पर जो लोकेशन है वो अलग दिखा हो। लेकिन ये जो भी शख्स हो जिसका नाम मुखीत है, इसके अंदर इंसानियत तो नहीं हो सकती। इसके बाद हमने उस अकाउंट को चेक किया जिससे इंस्टाग्राम पर दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की लाइव स्ट्रीमिंग हुई। आप सोचिए, एक शख्स को जिंदा जलाकर पीट कर मारा गया, फिर जलाया गया पेड़ से लटकाकर, और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग इंस्टाग्राम पर की गई। हमने जब इस अकाउंट की लोकेशन को चेक किया तो लोकेशन बांग्लादेश की निकली। ये है वो नाम जो आप देख रहे हैं, सफीकुल नाम का यूजर है। मजा आ गया इस पर लिख रहा है ये। और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई है ये हफीज नूर हुसैन, जूम इन कीजिए, ये वाला नाम, ये जो आप देख रहे हैं हफीज नूर हुसैन, इसी नाम से। और जो अकाउंट था इंस्टा का जिस पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई, सफीकुल एसके इस पर लिखता है, मजा आ गया। और ये है उसकी जगह, डे जॉइन जनवरी 2022 से ये अकाउंट है। और इसीलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो एक के बाद एक ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। सफीकुल नाम के एक यूजर ने दीपू चंद्र दास को पेड़ पर जलते हुए देखकर ये लिखा कि मजा आ गया। ये अकाउंट भारत से ही ऑपरेट हो रहा है, सफीकुल का जो हमने आपको डिटेल दिखाया ये यहीं से है। अब अगला आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह मुस्कान नाम की यूजर ने लिखा कि मैं बहुत खुश हूं, और ये अकाउंट भी भारत से ही ऑपरेट हो रहा है, जो कम से कम रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्स पर, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया। ये सब कुछ उसी हाफिज नूर हुसैन के नाम से है, इंस्टाग्राम का अकाउंट जिस पे लाइव स्ट्रीम किया गया है इस पूरी घटना। इसके अलावा इकबाल अजमीर, आर्यान और लक्की नाम से यूजर्स ने दीपू चंद्र दास की हत्या के वीडियो पर अल्लाहू अकबर लिखा। और ये सारे अकाउंट्स भारत से ही ऑपरेट हो रहे हैं, जैसा एक्स पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमने इंस्टाग्राम पर वायरल एक और वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक किया जिसमें मोहम्मद अली मिर्जा नाम के यूजर ने हंसने वाली इमोजी बनाई हुई थी, और अकाउंट भी भारत से ही ऑपरेट हो रहा था। ये देखिए, ये जो अकाउंट है ये भी भारत से ऑपरेट हो रहा है। कम से कम एक्स पर यही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये तमाम अकाउंट्स भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। ये तो कुछ उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, और इन लोगों ने दीपू चंद्र दास की हत्या का जश्न मनाया। बड़ी बात यह है कि इनमें से कई यूजर्स के नाम गलत भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये फेक यूजर्स हैं, मुसलमानों के नाम से कमेंट्स किए हों। हम ये भी कह देना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर एक नैरेटिव चलाने के लिए भी कई चीजें की जाती है। लेकिन इससे आपको ये समझ में आएगा कि सोशल मीडिया पर अब क्या हो रहा है, कैसे सोशल मीडिया पर इस नफरत को फैलाने का एक जरिया बन चुका है। आज बात सिर्फ इन लोगों की नहीं है, बल्कि आज बात हमारे नेताओं की भी। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का ये बयान सुनिए। कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उन्हीं का रिएक्शन है बांग्लादेश में। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। और वहाँ के राष्ट्र जो हमारे वहाँ के प्रमुख हैं, देश प्रमुख हैं, मोहम्मद यूनुस साहब, जो कि अपने आप में एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको तो इस मामले में सख्त कार्रवाई करना चाहिए। दिग्विजय सिंह इस बयान में कहना चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जो कार्रवाई हो रही है उसी की प्रतिक्रिया में बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ये तो वहां के भी मुसलमान नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो इस बात से नाराज थे कि एक कमेंट हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था और वहां बहस छिड़ी थी। ये बयान शुद्ध रूप से ऐसी राजनीति का हिस्सा है
जिसका मकसद मुस्लिम तुष्टीकरण के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। भारत में बार बार मुसलमानों को निशाना बनाने के आरोप लगाए जाते हैं, जबकि सच यह है कि भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से मुसलमानों की जितनी तरक्की हुई है उतनी तरक्की बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहुसंख्यक मुसलमानों की भी नहीं हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बांग्लादेश जैसे देश में कोई राष्ट्रपति हिंदू धर्म का हो, लेकिन हमारे देश में न सिर्फ मंत्री बल्कि राष्ट्रपति तक के पद पर, और आज की बात नहीं है, मतलब अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम को देखें तो उससे पहले से अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। सर्वोच्च पद राज्य की भी राजनीति में और देश की राजनीति में सर्वोच्च पदों पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को जगह मिली। तमिलनाडु के मदुरई में एक पहाड़ी पर सालों से दीपक जलाने की एक परंपरा रही, जिसे कर्तिगई दीपम कहते हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दीपक जिस स्तंभ या दीप थून पर जलाया जाता है उसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। विवाद का कारण यह है कि इस पहाड़ी पर दीपथुन के पास एक दरगाह भी मौजूद है, जो कुछ सदी पुरानी मानी जाती है। अब बड़ी बात यह है कि हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के एक जज जीआर स्वामीनाथन ने यह आदेश दिया था कि इस दीपक को उस प्राचीन स्तंभ पर जलाया जा सकता है जहां इसे लेकर अभी विवाद है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस स्तंभ पर हिंदू पक्ष दीपक जलाने की मांग कर रहा है वो स्तंभ मंदिर के ही अधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु की डीएमके सरकार और स्थानीय प्रशासन ने कोर्ट के इस फैसले को लागू नहीं होने दिया और सरकार ने यह कहते हुए इस पहाड़ी पर हिंदुओं को दीपक जलाने से रोक दिया कि कानून व्यवस्था खराब होगी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। इसके अलावा डीएमके ने विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों के साथ मद्रास हाईकोर्ट के इस जज जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की, इंपीचमेंट मोशन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हिंदू पक्ष को ऐसा करने से रोका गया तभी सरकार और स्थानीय प्रशासन की अनुमति से एक दिन पहले मुस्लिम पक्ष को दरगाह पर इस्लामिक झंडा फहराने की इजाजत दी गई और यह कहा गया कि मुस्लिम पक्ष इस पहाड़ी पर अपने वार्षिक उत्सव को मना सकते हैं, जिसे संथानाकुडू कहते हैं। अब यहां सवाल यही है कि जब हिंदू पक्ष को सरकार ने मंदिर की पहाड़ी पर दीपक जलाने से रोका तो इसी दौरान सरकार ने मुस्लिम पक्ष को दरगाह के पास इस्लामिक झंडा फहराने की इजाजत दी। क्या यह भेदभाव नहीं है? और सोचिए, क्या इस खबर को देखने के बाद भी आपके मन में यह सवाल आता है कि भारत में मुसलमानों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है? धार्मिक अधिकारों की हत्या कैसे की जाती है उसके लिए आपको बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति को देखना होगा। व्हाट अबाउटरी छोड़नी होगी। इंडिया में यह होता है या वहां पर ऐसा होता है या उस देश में ऐसा होता है इसलिए वैसा हो रहा है, ये तमाम दलीलें बंद करनी होगी। बांग्लादेश में इसी साल मई महीने में एक 200 साल पुराने बरगद के पेड़ को कट्टरपंथियों ने इसलिए काट दिया क्योंकि हिंदू समुदाय के लोग इस पेड़ की पूजा करते थे, तो पेड़ ही काट दिया। ये पेड़ बांग्लादेश के शिरा खारा में मौजूद था, जिसके खिलाफ पहले एक फतवा जारी हुआ, बाद में इस पेड़ को शिर्क यानी अल्लाह के खिलाफ बताते हुए इसे काट दिया गया। आप खुद उस वक्त की ये तस्वीरें देख सकते हैं। आज जब हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाले हमलों को सही ठहराने की कोशिशें हो रही हैं, तब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं और इसके लिए आपको मेरे साथ बड़ी स्क्रीन पर आना होगा, क्योंकि ये नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं ना कि जहां पर तमाम बातें फेल हो जाती हैं वहां नंबर्स सामने रखिए। पहली बात तो यह है कि भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की तुलना करना किसी रूप में सही नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी 21 करोड़ है, जबकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख है। वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन तो बढ़ा लेकिन हिंदुओं का परसेंटेज गिरा। भारत में साल 1951 से लेकर 2011 के बीच मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 14.2% हुई है, जबकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी 23% से घटकर 8% हो गई है। ये नंबर अपने आप में सब कुछ बताने के लिए काफी है। जहां भारत में मुस्लिमों की आबादी 9% से बढ़कर 14.2% हुई, वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 23% से घटकर 8% हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि प्यू रिसर्च का अनुमान है कि साल 2050 तक दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में रहती होगी। साल 2050 तक भारत में मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ 10 लाख होगी, जो भारत की कुल आबादी का 18.4% होगा, जबकि हिंदुओं की आबादी 80% से कम होकर 76%। ये वाला जूम इन करके दिखा दीजिए।
76.7% रह जाएगी और भारत में हिंदू 130 करोड़ रह जाएंगे। ये प्यू रिसर्च की तरफ से जानकारी दी गई है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में रहती है, इसके बाद पाकिस्तान में रहती है, फिर भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन 2050 तक भारत पहले नंबर पर होगा, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर चला जाएगा। यानी ये मामला पूरी तरह से रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। नंबर 2 के पोजीशन पर पाकिस्तान रहेगा, लेकिन इंडोनेशिया थर्ड पर आ जाएगा और भारत नंबर 1 पर चला जाएगा। ये प्यू रिसर्च की तरफ से दिया हुआ डेटा है जो हम आपको दिखा। सच तो यह है कि हमारे देश में कुछ अपवाद जरूर है, लेकिन भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की है। अब आपको उस टाइमलाइन के बारे में बताते हैं जिसे करीब से देखने पर यह पता चलता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान और उसकी सेना हो सकती है। अगस्त 2024 में जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, तब उससे पहले तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तल्खी थी, जबरदस्त विरोध था एक दूसरे का। लेकिन इसके बाद जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इस अंतरिम सरकार की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथों में सौंपी गई, तब से पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में सभी दरवाजे खोल दिए गए। सबसे पहले दिसंबर 2024 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच यह समझौता हुआ कि फरवरी 2025 से पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेश की सेना को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देगी। यह 1971 के युद्ध के बाद पहला ऐसा मौका था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई सैन्य समझौता हुआ। इस समझौते के बाद 54 साल बाद जनवरी 2025 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख ढाका के दौरे पर आए और कहा जाता है कि इसी दौरे के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने लगा। फरवरी 2025 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 50 साल बाद डायरेक्ट ट्रेड की शुरुआत हुई और बांग्लादेश ने भारत के साथ पाकिस्तान से भी चावल खरीदना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2 महीने पहले पाकिस्तान की सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पूर्व प्रमुख जनरल शमशाद मिर्जा ढाका के दौरे पर आए और इस दौरान मोहम्मद यूनुस ने उन्हें एक किताब भेंट की जिस पर ग्रेटर बांग्लादेश का विवादित नक्शा छपा हुआ। ये वो कदम था जहां से बांग्लादेश ने भारत को उकसाना शुरू किया और इसके बाद बांग्लादेश में कई नेता भारत में उत्तर पूर्व के राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताने लगे। इन राज्यों को भारत से अलग करने की धमकी दी जाने लगी। जिस शरीफ उस्मान हादी की 12 दिसंबर को हत्या हुई, उसने भी भारत के खिलाफ ग्रेटर बांग्लादेश के विवादित नक्शे को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। और बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां तब से हो रही हैं जैसे पाकिस्तान की वहां पर भूमिका बढ़ी है, हस्तक्षेप बढ़ा है। पाकिस्तान ने तो इस हद तक बांग्लादेश का फायदा उठाया कि उसके लश्कर और जैश के हैंडलर्स भी बांग्लादेश आने लगे और उन्होंने ये धमकी देनी शुरू कर दी कि बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ जिहाद का लॉन्च पैड बन सकता है। इस वक्त आपकी हर सांस, खाने पीने की हर चीज में मिलावट है। बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। आपके सामने कुछ खास चीजें हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों में सबसे पहले बेबी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा किसको होगा मिलावट से? बच्चों को। और इसीलिए बेबी प्रोडक्ट्स, जो तमाम चीजें, वो टूथपेस्ट से लेके ब्रश, उनके टॉयज जो आप लेते हैं। उसके बाद आइए चॉकलेट, नकली। उसके बाद आइए कोल्ड ड्रिंक, वहां पर भी नकली सामान। फूड आइटम्स नकली, जिसमें आपको तरह तरह की चीजें पैक फूड दिख रही हैं। चॉकलेट बिस्किट हो, वेफर्स हो, चिप्स हो, केचप हो, जीरो शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये सब नकली। और ये क्यों कहना पड़ रहा है? आप अपने घर ये सब कुछ लाते हैं, लेकिन आज का सच ये है कि मार्केट में इनमें से ज्यादातर सामान या तो नकली मिल रहा है या फिर एक्सपायर्ड है, यानी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो निकल चुका है। पुराने सामान की एक्सपायरी डेट मिटाकर नई डेट छाप देने का खेल इतने बड़े लेवल पर हो रहा है कि आप उससे बच ही नहीं सकते। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खाने पीने की एक्सपायर्ड चीजों की पैकेजिंग बदलकर बेचने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। यह गैंग किसी भी सामान पर जो एक्सपायरी डेट छपी रहती है, बारकोड है, रेट लिस्ट है, मिटाकर उस पर नई डिटेल छाप देता था, फिर इसे किसी मॉल, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेच देता था। आप ऑनलाइन भी बहुत शॉपिंग करते होंगे।
डेट बदलकर ये वहां पर सामान बेच देते हैं। मतलब ये है कि चाहे आप किसी बड़े मॉल से खाने पीने का सामान खरीदें या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान की डिलीवरी घर पर करवा लें, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सामान असली है और सही होगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सदर बाजार के एक ऐसे इलाके में छापेमारी की जहां बड़े पैमाने पर नकली और खराब हो चुके सामानों की रीपैकेजिंग की जाती है। वहां से पुलिस को खराब हो चुकी 14,000 लीटर कोल्ड ड्रिंक, बेबी फूड, चॉकलेट, चिप्स जैसे सामान मिला, जिसकी पैकेजिंग बदली जा रही थी। पहले केवल त्योहारों के मौके पर मिलावटखोरी के मामले सामने आते थे। डिमांड पूरी करने के लिए नकली, मिलावटी, रीपैकेजिंग वाला सामान मार्केट में बेचा जाता था, लेकिन अब हालात इससे कहीं ज्यादा खराब है। अब स्थिति यह है कि बाजार में बिकने वाला सामान असली है या नकली, ये केवल मिलावटखोर ही जानते हैं और कोई नहीं। और सोचिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या बड़े बड़े मॉल्स जो इसे खरीद रहे हैं, वो भी कम कीमतों पर ये जानते हुए खरीदते हैं, यानी वो भी इस अपराध में कॉन्डुइट है, यानी वो भी इसमें शामिल है। क्राइम ब्रांच ने सदर बाजार में चल रहे इस गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पूरा गैंग मुंबई में बैठे एक शख्स के इशारे पर चल रहा था, जो विदेशों से खराब हो चुका सामान मंगवाकर रीपैकेजिंग करके दिल्ली और आसपास के शहरों में बेच रहा था। आइए आपको दिखाते हैं। निर्माण एवं एक्सपायरी तिथियों में परिवर्तन, लेबल एवं उत्पाद जानकारी में हेराफेरी, फर्जी बारकोड, बैच नंबर एवं एमआरपी चिपकाना, नए जैसे दिखने वाले रैपर में रीपैकेजिंग, इन मिलावटी उत्पादों को मॉडर्न बाजार, फूड स्टोरीज, नेचर बास्केट, प्रमुख रिटेल चेन, बड़े मॉल तथा विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देश भर में थोक में सप्लाई किया जाता था। इससे भारी अवैध मुनाफा कमाया जा रहा था और जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाला जा रहा था।